In 1962, the Cuban Missile Crisis was heating up, and Stay down here. 35 years. The sky! I have never in my life seen anything like it before! फिल्म 1962 में शुरू होती है जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को आंखें दिखा रहे होते हैं। अब अमेरिका में एक अफवाह होती है कि सोवियत जल्द ही परमाणु बम गिरा सकता है, जिससे कई नागरिकों को अपने घर में एक गुप्त बंकर बनाने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर केल्विन वेबर, जो कि एक सनकी वैज्ञानिक है, वह महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अपने बैकयार्ड में एक एडवांस अंडरग्राउंड बंकर बनाया होता है, जिसमें परमाणु युद्ध से बचने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं होती हैं। अब एक दिन केल्विन अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करता है और कई सहयोगियों को आमंत्रित करता है। जब हर कोई पार्टी का आनंद ले रहा होता है, तभी राष्ट्रपति केनेडी ने लाइव टेलीविजन पर घोषणा की कि वे सोवियत यूनियन के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रही हैं। यह सुनकर केल्विन डर जाता है और उसका मानना है कि युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। इसलिए वह सभी मेहमानों को विदा करता है और अपनी गर्भवती वाइफ हेलेन के साथ अपने गुप्त बंकर में चला जाता है। अब ठीक उसी समय एक विमान शहर के ऊपर उड़ान भर रहा होता है। तभी उसमें कुछ मैकेनिकल खराबी आ जाती है और यह केल्विन के घर पर सीधे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे कि पूरा घर तबाह हो जाता है। अब धमाका सुनकर केल्विन बंकर के अंदर से सोचता है कि लगता है कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है और तुरंत बंकर के दरवाजे को सील कर देता है। फिर वह अपनी वाइफ से कहता है कि दरवाजा 35 साल बाद ही खुलेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल को नॉर्मलाइज होने में 35 साल ही लगते हैं। इधर घर के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद केल्विन के पड़ोसी और अधिकारी मानते हैं कि वे दुर्घटना में मारे गए। इसके बाद हर बीतते दिन के साथ दोनों बंकर के अंदर जीवन के साथ तालमेल बिठाने लगते हैं। अब केल्विन को सब कुछ घर जैसा लगता है, लेकिन उसकी वाइफ हेलेन असहज महसूस करती है और लगातार अपने परिवार और दोस्तों की चिंता करती रहती है। तभी कुछ दिन बाद हेलेन को लेबर पेन होने लगता है और वह एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा पैदा होने के बाद दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं होता और वे उसका नाम एडम रखते हैं। अगले सीन में हमें उनके बंकर का एक बड़ा सीन दिखाया जाता है। यहाँ इनके पास अगले 35 सालों के लिए पर्याप्त स्टॉक है, जिसमें एक मछली टैंक, ईंधन, एक अच्छी तरह से सुविधा युक्त लाउंज एरिया और फूड से भरा एक मिनी मार्ट शामिल होता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है, केल्विन अपने बेटे को घर पर ही उसे अमेरिका के इतिहास के बारे में पढ़ाता है और वह चाहता है कि उसका बेटा एक दिन देश को पहले जैसा फिर से बना दे। अब इस समय कंस्ट्रक्शन मजदूरों की एक टीम केल्विन की नष्ट हो चुकी जमीन को साफ करती है और एक रेस्टोरेंट बनाती है। अब अगले 10 साल बाद यानी कि 1975 के पतझड़ मौसम में एडम एक दयालु और उदार लड़के के रूप में बड़ा हो गया है, जिसे अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है। वह नियमित रूप से अपने पिता से मुक्केबाजी सीखता है और अपनी माँ से डांस क्लास लेता है। इस बीच इतने समय बाद रेस्टोरेंट एरिया नाइट क्लब बन चुका होता है। उधर तहखाने में केल्विन अपने बेटे को सभी विषयों के बारे में पढ़ाना जारी रखता है। वह उसे शेयर बाजार के साथ साथ फ्रेंच और लैटिन भाषा को भी पढ़ाता है। अब जब वे बात कर रहे होते हैं तो केल्विन अपने बेटे के अविश्वसनीय सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ करता है। अब एक दिन केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्ड का एक कलेक्शन देता है और उसे खेल के बारे में भी बताता है। फिल्म फिर 1995 की गर्मियों में स्टार्ट होती है, जहां केल्विन और हेलेन अपने बेटे का 33वां जन्म मना रहे होते हैं, जो अपने लिए एक पार्टनर खोजने की इच्छा रखता है। अब आखिर में साल आता है 1997, जब बंकर में 35 साल हो चुके होते हैं। इसलिए बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और परिवार उत्साह पूर्वक जांच करने निकलने वाले होते हैं। लेकिन केल्विन जोर देकर कहता है कि वे रात का इंतजार करेंगे और पहले वह जांच करने बाहर जाएगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक है और उसे रेडिएशन के बारे में ज्यादा जानकारी है। इधर बंकर के ऊपर अब भिखारियों का घर बन गया होता है। जब भिखारी शराब पी रहे होते हैं तो जमीन में अचानक कंपन होता है और वे सोचते हैं कि लगता है भूकंप आ गया है। हालांकि यह कोई भूकंप नहीं होता है, ये तो केल्विन था जो अपने रेडिएशन सूट के साथ सतह पर आ गया होता है और उसे देखकर भिखारियों में से एक तो बेहोश ही हो जाता है। इसके बाद केल्विन अपने पुराने पड़ोस में जाता है और यह देखकर चकाचौंध रह जाता है कि यह तो पूरी तरीके से बदल गया है। वह देखता है कि लोग मजाक में उस पर बंदूक तान रहे हैं और यहाँ तक कि वह एक एडल्ट वीडियो स्टोर में पहुंच जाता है। एडल्ट वीडियो स्टोर को देखकर केल्विन को लगता है कि उसका पड़ोस खराब हो गया है। वह चिंतित हो जाता है और बंकर में वापस लौट आता है। अब डिनर टेबल पर वह अपने परिवार के साथ साझा करता है कि हालांकि ऊपर की जमीन सांस लेने लायक है, लेकिन ऊपर के लोग तो रेडिएशन से अजीब हो गए हैं और जमीन तो बंजर बन गई है, इसलिए उन्हें अभी भी अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए। लेकिन हेलेन, जो इस बंकर में रहते रहते ऊब गई होती है, वह बहस करने लगती है। वह कहती है कि ऊपर के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने बंद खोल से बाहर आना चाहती है और चाहती है कि एडम नीले आसमान को देखे, समुद्रों को छुए और पहाड़ों की यात्रा करे। इस जोशीले भाषण के बावजूद केल्विन अभी भी जोर देकर कहता है कि उन्हें अंडरग्राउंड ही रहना है। लेकिन उनके इस बहस के दौरान ही केल्विन को दिल का दौरा पड़ता है। अब डेली के सामान समाप्त होने और केल्विन के बीमार पड़ने के साथ हेलेन चाहती है कि एडम बाहर जाए और 2 या 2 साल से अधिक के लिए उन्हें जितनी भी चीज की जरूरत होगी
वह सब लेकर आए। वह उसे किराने की सामान की एक लिस्ट देती है और उसे बताती है कि यह बहुत अच्छा होगा अगर वह एक लड़की ढूंढ सके जिससे कोई भी रेडिएशन वाली बीमारी ना हो। और जाने से पहले केल्विन झूठ बोलकर एडम को एडल्ट वीडियो स्टोर में ना जाने की सलाह देता है। वह कहता है कि एडल्ट वीडियो स्टोर में हानिकारक रेडिएशन है। दरअसल वह सिर्फ अपने बेटे को अश्लीलता से दूर रखने के लिए झूठ बोलता है। अब थोड़ी देर बाद एडम अपना हैंडबैग पैक करता है और पहली बार बंकर से बाहर आता है। बाहर आते ही वह मेलकर नाम के एक भिखारी से मिलता है। इसी भिखारी ने पिछली रात केल्विन को सूट पहने देखा था। इसके बाद जबकि एडम बाहरी दुनिया को चमत्कार की तरह देखता है, मेलकर केल्विन और बंकर की लिफ्ट को पूजना शुरू कर देता है, जिसके माध्यम से उसने केल्विन और एडम को धरती से बाहर आते हुए देखा था। मेलकर उन्हें कुछ दैवीय शक्तियों के रूप में सोचता है जो उसके भाग्य को बदलने के लिए उसी के घर के पास की जमीन से बाहर आए हुए हैं। इस बीच एडम आखिर में ऊपर नीले आकाश और सड़कों पर लोगों की भीड़ को देखता है, क्योंकि वह उन्हें पहली बार देख रहा होता है। वह महिलाओं को रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए देखकर एकदम से चकाचौंध रह जाता है। इसके बाद वह उसी एडल्ट वीडियो स्टोर से होकर गुजरता है जिसके बारे में उसके फादर ने उसे चेतावनी दी थी, इसलिए वह जल्दी से अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने को कहता है। अब एडम एक बस में चढ़ जाता है, लेकिन वह बस को चलते हुए महसूस करके डरने लगता है, क्योंकि वह किसी भी बस में पहली बार बैठा होता है। वह अपने सिखाए गए ज्ञान के अनुसार लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये बावरा किस जमाने की बात कर रहा है, और बस का ड्राइवर उसे अजीब तरह से घूरता भी है। थोड़ी देर बाद एडम अंत में एक किराने की दुकान पर आता है और जो उसकी माँ ने लिस्ट दिया होता है उन चीजों के लिए इधर उधर टहलता है। जब वह मीट खरीदने जाता है तो कसाई उसे कहता है कि अगर वह ज्यादा ऑर्डर करेगा तो सामान सीधा उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। अब जैसे ही वह घर शब्द सुनता है तो एडम को पता चलता है कि बहुत दूर आने से वह अपने बंकर में वापस जाने का रास्ता भूल गया है। यह सब सोचकर वह टेंशन में आ जाता है। वह अपने बंकर के लिए शहर के चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिलता है। अब इस टाइम तक उसका कैश लगभग समाप्त हो गया होता है, इसलिए वह अपने पिता के द्वारा दिए गए क्लासिक बेसबॉल कार्ड को हॉबी शॉप पर बेचने की कोशिश करता है। दुकान का मालिक कहता है कि ये पागल वागल तो नहीं है, क्योंकि पूरा कार्ड वह सिर्फ 4000 रुपए में बेच रहा होता है। तभी अचानक दुकान की सहायक ईव दोनों के पास आ जाती है और मालिक को एडम को ना ठगने की सलाह देती है। वह एडम को बताती है कि उसके हर एक कार्ड की कीमत कम से कम 60,000 रुपए है, क्योंकि वे अत्यंत ही दुर्लभ हैं। वह फिर अपने बॉस को डांटती है और उसी के बेईमानी की वजह से मौके पर ही नौकरी को छोड़ देती है। यह सब देखते हुए एडम तुरंत उसे पसंद करने लगता है। स्टोर से बाहर आने के बाद एडम ईव से हॉलीडे रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी मदर ने वहां जाने के लिए बोला था। यह सुनकर पहले तो ईव मना कर देती है, लेकिन जब एडम बदले में 2 कार्ड देने का वादा करता है तो वह मान जाती है। जल्द ही दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, ईव उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस लौट आती है। इसके बाद अगली सुबह एडम को ईव का फोन आता है जो उसे लाउंज एरिया में आने के लिए कहती है। अब वहाँ ईव अपना कार्ड वापस देती है, क्योंकि वह एडम की बस इतनी सी हेल्प के लिए कोई पैसे नहीं लेना चाहती। कार्ड वापस करने के बाद वह वहाँ से जाने लगती, लेकिन एडम ईव को ऑफर देता है कि अगर वह उसके सामान खरीदने में हेल्प करेगी तो वह उसे 1 हफ्ते के 80,000 रुपए देगा। ईव मान जाती है और वे एक ट्रक पर सामान खरीद कर उसे लोड करते हैं, क्योंकि एडम इतना सामान लेता है कि कम से कम 2 साल तक चलता रहे। अब बाद में एडम ईव से एक सुंदर सुशील वाइफ खोजने में मदद करने के लिए भी कहता है। इसके बाद अगले सीन में एडम ईव के गे फ्रेंड ट्रॉय से मिलता है। वह एडम से उसके होम टाउन के बारे में पूछता है और एडम झूठ बोलता है कि वह मूल रूप से अलास्का का रहने वाला है और एक बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ आया है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम को एक फैशन मेकओवर देते हैं और दोनों उसे स्केट बोर्डिंग के लिए भी ले जाते हैं, जहाँ एडम को पहली बार समुद्र को देखने का मौका मिलता है और वह उत्साह से पानी में गोता लगाता है और आनंद लेता है। वह एक बेसबॉल खेल में भी भाग लेता है और खुशी में खूब चिल्लाता है, क्योंकि वह आखिरकार जान गया होता है कि उसके फादर इतने दिन से इसी खेल के बारे में बात कर रहे थे। अब एक दिन बारिश होने लगती है और एडम अपने जीवन में पहली बार बारिश के पानी को महसूस करता है। ईव उससे घर लौटने का रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एडम इस अद्भुत अनुभव को छोड़ना नहीं चाहता है। तभी वह अपने आनंद को और बढ़ाने के लिए ईव को कसकर गले लगाता है। बाद में शाम को ईव और ट्रॉय एडम को 1940 के स्विंग स्टाइल नाइट क्लब में ले जाते हैं, ताकि वह वहां अपने सुंदर सुशील वाइफ को देख सके। आश्चर्यजनक रूप से एडम की ओर कई महिलाएं आकर्षित होती हैं। इसी में ईव की मेड सोफी भी होती है। अब जैसे ही एडम और सोफी एक साथ ईव के पास आते हैं तो ईव चिढ़ने लगती है और एडम को एक मेज पर खींच लेती है। वह फिर उसे सोफी के बजाय एक स्वीट गर्ल की तलाश करने की सलाह देती है। थोड़ी देर बाद एडम एक लड़की के पास जाता है और वह उससे डांस करने के लिए कहता है, जिसे वो मान भी जाती है। कुछ ही समय में एडम अपने बेहतरीन डांस से भीड़ को लुभा लेता है, क्योंकि उसने बंकर के अंदर सालों से अभ्यास किया होता है। इस बीच जलन से ईव अपने एक्स के साथ फिर से जुड़ जाती है। यह देख एडम को गुस्सा आ जाता है
है और वह उसे अपने जोरदार मुक्के से उसका जबड़ा तोड़ देता है, क्योंकि बंकर में उसके फादर ने उसे मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी होती है। अब सभी हंगामे के कारण ईव परेशान हो जाती है और एडम को छोड़कर घर लौट जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय भी आता है और ईव से कहता है कि एडम ने भी सोफी के साथ क्लब छोड़ दिया है। यह सुनते ही ईव घर से बाहर निकलती है और एडम को वापस लेने के लिए अपनी कार में बैठती है। जैसे ही वह ड्राइव करने वाली होती है, अचानक दरवाजे पर एडम दस्तक देता है। यह देखकर ईव के जान में जान आती है। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं और एडम बताता है कि उसने सोफी को रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि वह केवल ईव के बारे में सोचता है। एडम फिर उसके लिए अपने प्यार का इजहार करता है और आखिर में दोनों किस करते हैं। अब एडम ईव को अपने अतीत के बारे में बताने का सोचता है। एडम बताता है कि वह 35 साल तक अपने परिवार के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में रहा और पहली बार बाहरी दुनिया को देख रहा है। वह ईव को अपनी वाइफ बनाने और उसे बंकर में ले जाने के लिए कहता है ताकि वे एक दिन खुशहाल जीवन जी सकें। हालांकि ईव सोचती है कि एडम तो पागल है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद अगले दिन ट्रॉय के साथ ट्रक चलाना सीखते समय एडम पहले के एडल्ट वीडियो स्टोर को देखता है और अंत में अपने बंकर के स्थान का पता जान जाता है। वह अपनी खोज के बारे में बताने के लिए ईव के घर वापस जाता है, लेकिन वहां तो पहले ही 2 पागलों के डॉक्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब एडम शुरू में तो सहयोग करता है, लेकिन फिर ईव और ट्रॉय को अपने होटल के कमरे की चाबी देने के बाद वहां से भाग जाता है। एडम उनका ट्रक ले जाने से पहले उनसे अपने सभी कार्ड लेने और होटल के बिल का भुगतान करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ट्रॉय और ईव होटल में एडम के कमरे में पहुंचते हैं और उन्हें 1960 के दशक के कपड़े, टूथपेस्ट और अन्य सामान मिलते हैं। होटल में ही उन्हें एडम के फादर के कुछ महंगे स्टॉक सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, जिनकी कीमत अब लाखों में है। इसके साथ ही वे जान पाते हैं कि एडम पागल नहीं है और वह वास्तव में पूरे समय सच बोल रहा था। इस बीच एडम बाहरी दुनिया में 2 सप्ताह रहने के बाद अपने घर लौट आता है। वह अपने पेरेंट्स को गले लगाता है और उन्हें बताता है कि बाहर की दुनिया कितनी प्यारी हो गई है। अब जल्द ही मेलकर और उसके दोस्त एडम के बंकर में सामान भरने में मदद करते हैं। दूसरी ओर ईव और ट्रॉय एडम के अंडरग्राउंड बंकर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पाते। अब रात में जब वे घर लौट रहे होते हैं, तभी ईव एडल्ट वीडियो स्टोर के बाहर एडम को देखती है। वह तुरंत उसका नाम पुकारती है और कार से बाहर निकल जाती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं और एडम उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए बंकर में ले जाता है। केल्विन और हेलेन ईव से खुश होते हैं, लेकिन एडम चाहता है कि उसके फादर करीब 2 महीने वेट करें, जब तक कि वह बाहर रहने की व्यवस्था करेगा। इस दौरान एडम अपने पहले जैसा घर बनाने के लिए अपने फादर के स्टॉक को बेचता है। ईव और एडम केल्विन और हेलेन को धीरे धीरे ऊपर लाते हैं और उनके साथ एक नया जीवन शुरू करने का प्लान बनाते हैं। अब कुछ महीनों बाद एडम के पेरेंट्स उनके नए घर में पहुंचते हैं और अपने बेटे को उनके लिए इतना कुछ करते देख हैरान रह जाते हैं। जबकि हेलेन और ईव परिवार के लिए रात का खाना तैयार करते हैं। एडम अपने पिता को बताता है कि परमाणु युद्ध कभी हुआ ही नहीं और वह विस्फोट कोई बम नहीं था, बल्कि एक विमान उनके घर पर क्रैश हो गया था। आगे एडम यह भी बताता है कि बिना युद्ध के सोवियत संघ का पतन हो गया है। यह सुनकर केल्विन चकित रह जाता है और अपने गलत फहमी की वजह से 35 साल तक अंडरग्राउंड के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि केल्विन फिर से एक नया बंकर बनाने की प्लानिंग कर रहा होता है और ईव अपनी सगाई की अंगूठी से खेलते हुए उन्हें किचन से देख रही होती है। और दोस्तों, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग था। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।